सरकार चाहे रेल की व्यवस्था से, चाहे इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है उसके सहयोग से उनके पासेस परमिट करवा कर लेकर आएगी कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाने का काम करें। जितने हमारे पॉजिटिव केसेस थे लगभग तमाम असिम्टोमेटिक थे, रिकवरी बेहद अच्छी हुई और अब भी जो लोग हैं उनका यही अनुमान है कि अगले 2 दिन के अंदर वो भी दुरुस्त होकर अपने घर वापस लौटेंगे। मैं मानता हूँ कि हरियाणा ने बेहद अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी है और इसका नतीजा है कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट था वो इंडिया के अंदर सबसे लोएस्ट था, रिकवरी रेट जो था वो इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट है और साथ में टेस्ट पर मिलियन के अंदर भी हम इस देश के टॉप 2 राज्यों में आते हैं और उसी का नतीजा है कि देश के अंदर चाहे वो दिल्ली से सीमांत बॉर्डर हो, चंडीगढ़ से सीमांत बॉर्डर हो, उसके बावजूद भी हमने कोविड को अपने प्रदेश में कंट्रोल किया। जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आप लोग तो तमाम मंडियों के दौरे करते आए हैं, हम भी विपक्ष में जब भी करते हैं, शायद पहली बार है कि हमें सड़कों पर जाम नहीं दिखा। पहली बार है कि मंडियों के अंदर किसी किसान को ओवरनाइट नहीं रुकना और पहली बार है कि किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट पूरी तौर पर सरकार ने कराई है और इसके अंदर खास तौर पर धन्यवाद हमारे आड़ती भाइयों का करूँगा कि उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन कर इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल करने में काम। उठान में जहाँ प्रोक्योरमेंट की बात है, सरकार फुल फ्लेज जो हमारी ई खरीद पोर्टल है उसके माध्यम से करें और जो एवरेज एस्टिमेटेड हमारा टारगेट था कि 3 लाख के आसपास मेट्रिक टन हर रोज आएगा, 12 दिन लगातार 4.5 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ आया और लेबर की शॉर्टेज जो लिफ्टिंग के लिए और वहाँ गोदाम में अनलोडिंग के लिए आई उसका ही कारण है और इतना कोई बड़ा मंडियों के अंदर स्टॉक पाइल भी नहीं पड़ा। जो कल का डाटा था उसके अंदर केवल मात्र 13 लाख मेट्रिक टन ही पूरे हरियाणा के अलग अलग मंडियों के अंदर गेहूँ पड़ा और हमने ये एस्टिमेट किया है कि अगले 4 दिनों के अंदर वो 13 लाख मेट्रिक टन भी हम गोदामों के अंदर पहुँचाएंगे, जिसके लिए आज जींद के अंदर एक स्पेशल रैक भी लगे हैं ट्रेन के जो लिफ्टिंग करके जो हमारी मंडियों में पड़ा है उनको प्रायोरिटी देकर लिफ्टिंग करके अनाज को दूसरे प्रदेशों में भी पहुँचाएंगे। प्रवासी कहीं ना कहीं हरियाणा से जा रहे हैं, इसके बाद जो हालात बन रहे हैं उद्योगों में भी, इवन यहाँ तक 30 साल खेतों में भी, जो ऐसा लग रहा है चुनौती फेस करने जा रहे हैं, उससे उभरने के लिए कैसे क्या कुछ? शर्मा जी, ये कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस तो है नहीं कि तनख्वाह नहीं मिल रही या यहाँ उनको खाना नहीं दिया जा रहा। हर रोज मुझे लगता है जींद के अंदर 400 के आसपास हम फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये पहले तो और ज़्यादा था। हमारे शेल्टर होम्स का जो आंकड़ा है उसके अंदर दिन प्रतिदिन लोग कम हुए और शायद आज तो 10 से भी कम लोग हमारे शेल्टर होम्स में। ये एक इमोशनल फैक्टर है। जब मेरा मन घर जाने का करेगा दुनिया की कोई ताकत मेरे को नहीं रोक सकती और उसके लिए प्रदेश सरकार ने निरंतर, एक दिन तो मुझे याद है कि हमने रात को 12 बजे बैठकर भी उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर 1500 बसें हरियाणा के अलग अलग डिपो से दिल्ली आनंद विहार भेजी और लोगों को उत्तर प्रदेश में भेजने का काम। सरकार के हर प्रयास के बावजूद भी अगर लोग घर जा रहे हैं तो केवल मात्र इमोशनल फैक्टर है। मैं तो निरंतर ये आग्रह कर रहा हूँ कि आप काम पर वापस लौटिए, काम पर आएंगे तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी चलेगी। आप सारे घर वापस चले जाएंगे तो वहाँ घर में जाकर भी इस महामारी का भी फैलाव का खतरा है और दूसरा हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको भी कहीं ना कहीं लॉस
उसकी वजह से दिया। दुष्यंत जी क्या मानते हैं कि जैसे अब प्रवासी लेबर गई है दुष्यंत जी, तो जैसे प्रवासी मजदूर चले गए, यहाँ पे इमोशनल फैक्टर है, कितना आप अगर मानते हैं कि जो एग्रीकल्चर खास करके जो पैडी की रोटिंग आएगी उस पर कितना आप लोगों ने एस्टिमेट किया, कितना अफेक्ट होंगे सरकार द्वारा? क्योंकि अगला 1 महीने के अंदर इस तरह की अभी कार्रवाई शुरू नहीं होगी। जुलाई से पहले हम उम्मीद करते हैं कि ये फुटफॉल वापस आएगा। तो पैडी पे टिप्पणी करना तो बहुत अर्ली है, और मैं मानता हूँ कि हमारे एमएसएमई सेक्टर जो है उसके अंदर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उनको स्टार्ट करने के लिए, उनको वापस पटरी पर लाने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ेगी। इसलिए ही हरियाणा सरकार ने कल इंडस्ट्री विभाग के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्टरेट बनाई है एमएसएमई की, जिसके अंदर हमारे सीनियर आईएएस कह लीजिए विकास गुप्ता जी, उनकी जिम्मेवारी लगाई है, और एक अध्यक्षता चीफ सेक्रेटरी के अंदर कमेटी बनाई है जिसमें एसीएस फाइनेंस, एसीएस इंडस्ट्री, डायरेक्टर एमएसएमई, एक जो हमारे बड़े बैंक हैं उनमें से मेंबर बैंक, और 2 एमएसएमई से जुड़े लोग इस पूरी कमेटी को मॉनिटर भी करेंगे। अगले 3 दिनों के अंदर एमएसएमई को बैंक के साथ टाई अप रहे, उनको लोन प्रोसेस जो केंद्र ने अनाउंस किए हैं वो रिलैक्स तरीके से मिलते रहे, उसके ऊपर एक पोर्टल हम लॉन्च कर देंगे जिससे डिटेल्ड तरीके से एक एमएसएमई, और मैं अगर आज बात करूं तो एमएसएमई सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर वालों को नहीं मानता, केंद्र सरकार तो हमारी हैचरीज है, इनको भी एमएसएमई के तौर पर लेती है। किसी प्रकार का भी लघु उद्योग है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, चाहे ई कॉमर्स सेक्टर का हो, हम तमाम लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से सपोर्ट भी करेंगे और बैंकों से उनको प्रॉपर फाइनेंस दिलाने का कार्य। आपने जो प्रवासियों को लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? पूरा डूब चुका है। आपने जो हैचरी की बात की थी, इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान हैचरी को है एग्रीकल्चर में। काफी किसान उसमें जुड़े हुए हैं जो कि उसमें अनाज की सप्लाई करते हैं, उनको बाजरा है, ये है। तो आप हैचरी व्यवसाय को जिस तरह सुविधाएं देने जा रहे हैं, उनकी बिल माफी की मांग है। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर पोल्ट्री के बिजनेस को रिवाइव करने के लिए या सहयोग देने के लिए कोई कदम उठाया तो हरियाणा सरकार ने एफिड के गोदामों से बाजरा 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से उनको जितना चाहिए उतना प्रोवाइड करने का निर्णय लिया। उसके बाद तो चाहे वो मक्का यूपी से आना हो, बिहार से आना हो, उसकी सप्लाई हो, चाहे बाजरा राजस्थान से आना हो, हरियाणा सरकार निरंतर एक उद्योग के सहयोग में बैठी है। केंद्र अपने फाइनेंशियल पैकेज के अंदर भी कोल्ड स्टोरेज के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जो सुविधा लाई उसको विभागीय तौर पर स्टडी किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप। जो भी एग्रीकल्चर के सपोर्ट में एमएसएमई के तौर पर हम दे पाएंगे। सबसे पहला निर्णय तो हमने बजट में इस बार ये लिया था कि 7 रुपये से ऊपर जो प्रति यूनिट बिजली का बिल हैचरी का आता था उसको 4 रुपये 75 पैसे 20 किलोवाट से नीचे के कनेक्शन को हमने दिया कि ये उद्योग फ्लरिश हो। तो हमारी सरकार तो गंभीर है। केवल मात्र मैंने इसलिए कहा था कि इंडस्ट्री नहीं, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो एग्री फार्मिंग हो, हर प्रकार से उनका सहयोग हम। सर, अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए बड़ा मुद्दा रहा है। अब हालात सभी को पता है पेंडेमिक में, तो क्या विजन है आपके पास रोजगार के लिए, नौकरी के लिए? देखिए, रोजगार पोर्टल की शुरुआत इस सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के पहले 2 दिनों में हम करेंगे, जिसके तहत जितने हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर से अंदर एप्लीकेशन युवा साथी देते हैं जो सक्षम है प्राइवेट जॉब के लिए भी, उनको भी हम लिस्ट करवाने का काम करेंगे। जितने नेशनल लेवल पर चाहे वो यूपीएससी से लेकर किसी और एग्जामिनेशन को देते हैं उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन का मौका देंगे। और साथ में जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बच्चे हैं, सक्षम में 94,000 बच्चे हैं, उनको भी हम अपलोड करेंगे कि इंडस्ट्री डायरेक्टली वहाँ से लिफ्ट कर कर बच्चों को अपने सेक्टर में लेकर जाए। जो एलआर का भी अप्रूवल आ चुका, और अब मैं ये मानता हूँ अगले सप्ताह तक जो हमारा 75% वाला ड्राफ्ट था जिसके अंदर कई ऑब्जेक्शंस लीगली आई थी, उनको हमने रेक्टिफाई किया है और हम उसको रोल पर लेकर आएंगे कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो हम प्रदेश के अंदर व्यवस्था रोजगार की और बेहतर भी बनाए और हमारे लोगों को प्राथमिकता देकर रोजगार के सेक्टर में लेकर। नई शराब नीति में आपने प्रावधान किया कि मिनिमम
प्राइस निर्धारित कर दिया आपने, और आपने उस प्राइस लिस्ट में ये नहीं है कि भाई एक ठेकेदार कितना प्रॉफिट ले सकता है, तो इसका आपको करेक्ट कर देता हूँ, ये नई पुरानी शराब नीति में नहीं, हमेशा से हरियाणा प्रदेश के अंदर जब से एक्साइज पॉलिसियाँ बनी हैं, तो मेरे द्वारा टेम्पर नहीं करेगी, जो भी डिस्टिलरी से प्रोड्यूस निकलेगा उसके ऊपर फिक्स्ड प्राइस ऑफ टैक्सेशन है। सरकार किसी भी चीज़ का प्राइस निर्धारित नहीं करती, कैटेगरीज है उसके अंदर टैक्सेशन होता है। आप चाहेंगे तो एक्साइज डिपार्टमेंट की वेबसाइट से 94 पेज की पॉलिसी है, डाउनलोड आज की भी कर लीजिए, पुरानी भी कर लीजिए, आपको क्लैरिफिकेशन है। शराब ठेकों पर किसी तरह की प्राइस लिस्ट नहीं है, जबकि कोई आसपास पाबंदी किसी के ऊपर नहीं है। जब प्राइस पे टैक्सेशन एक्साइज डिपार्टमेंट पहले कर देता है तो हम प्रतिबंध नहीं कर सकते किसी आदमी को कि वो एक्स्ट्रा लगाए या डिस्काउंट पे। सर आज भी हरियाणा के लोक कलाकार जो लोक कला को संजो के प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे, उनको कोविड-19 में कोई किसी तरह की हेल्प नहीं मिली है, और ना ही अगले उसके ऊपर मेरी चर्चा हुई थी, और इसके ऊपर डिटेल्ड, क्योंकि केंद्र भी इसके ऊपर निर्णय लिए बैठा है, जैसे ही उसके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाती है, हरियाणा प्रदेश के लोक कलाकारों को भी हम पूरा सहयोग देंगे, और जो उनको पिछले 3 महीने के दौरान जो आज अर्थव्यवस्था के अंदर उनके ऊपर भी नुकसान हुआ है, उसकी भी सरकार कहीं ना कहीं हेल्प। दुष्यंत जी, जिस तरह से अर्थव्यवस्था पे कोरोना की मार पड़ी है, जितनी अफेक्ट हुई है, कितने दिन में उभर जाएगी, कोई ऐसा असेस किया आपने या कोई? ये तो बहुत जल्दी है कहना कि आज ये पूरी हुई है। कोविड का अगर फैलाव या सेकेंड वेव हमारे बहुत एग्रेसिवली आती है, तो शायद आगे क्या हो, कैसे लॉकडाउन की व्यवस्था में बदलाव आए, इस पे कहना। पर मैं ये मानता हूँ कि आज जिस तरीके से हमने इकोनॉमी को खोलना शुरू किया है, अगले 1 महीने में जी दोबारा लाइफ ट्रैक पे आएगी। मगर स्कूल कब खुलेंगे, कॉलेजेस कब खुलेंगे, और जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन हैं रेगुलर, ये कब खुलेंगे, ये तो दिन प्रतिदिन इस पे नए कदम उठाए जा रहे हैं। आज जैसे आपकी बसों का मैंने अपडेट लिया कि 2 इंटर डिस्ट्रिक्ट बसें शुरू हुई, विद इन डिस्ट्रिक्ट भी हमने कोई रूट ऐसा तय नहीं किया। तो अभी मैंने आदेश दिए हैं कि जुड़ाना से लेकर नरवाना तक एटलीस्ट, क्योंकि हमारे 4 मेजर सब डिविजन भी पड़ जाते हैं, तो चाहना भी है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।